नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जैसा आपको पता है, पार्लियामेंट ने जो 3 नए फार्म लॉज बनाए हैं उनको लेके किसानों के द्वारा काफ़ी इंटेंस प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से किसान अड़े हुए हैं, सरकार इन 3 फार्म लॉज को रद्द कर ले, वापस ले ले। जबकि देखो, सरकार ये बोल रही है कि जिन प्रोविजंस को लेके आपके कंसर्न हैं उनको हम अमेंड कर देंगे। सरकार ने अपनी तरफ से एक प्रपोजल भी भेजा है किसानों को कि हम इन प्रोविजंस में अमेंडमेंट करने को तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाहर अगर किसान जिन प्राइवेट प्लेयर्स को प्राइवेट मंडी में अपनी फसल बेचेंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी रजिस्टर करवाना जरूरी है, उनका रेगुलेशन होगा और प्राइवेट मंडी में भी टैक्स लगेगा। सरकार एमएसपी के लिए भी लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। लेकिन देखो, हैरानी की बात पता है क्या है? जब ये 3 नए फार्म बिल्स पार्लियामेंट में आए थे चर्चा के लिए, तो उस समय अपोजिशन के काफ़ी सारे लीडर्स ने सरकार को सजेस्ट किया था कि भैया इनमें कुछ कमियां हैं, हम जो सजेस्ट कर रहे हैं उसके अनुसार आप बिल में बदलाव लाइए, उसके बाद पास कीजिए। और देखो, ये वही चेंजेस हैं जो सरकार अब करने को तैयार है। उस समय अपोजिशन के लीडर्स ने कहा था कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को रेगुलेट कीजिए एपीएमसी मंडी के बाहर, लेकिन सरकार ने अपोजिशन के लीडर्स के कंसर्न्स को रिजेक्ट कर दिया। अब सरकार खुद ही रिक्वेस्ट कर रही है किसानों से उन्हीं चेंजेस को लाने के लिए कि हम अमेंडमेंट को तैयार हैं। अगर सरकार ने पार्लियामेंट में अपोजिशन की बात को सुना होता तो जो नौबत आज आई है, दिल्ली के 2 बॉर्डर पूरी तरह से ब्लॉक हैं, तो ये नौबत आज नहीं आती। तो कहीं ना कहीं देखो, पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनमें प्रोसीजर में कमी थी, जिसकी वजह से आज ये नौबत आई। वैसे देखो, पार्लियामेंट के पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मशीनरी है कमेटीज की फॉर्म में, जिसकी सहायता से बिल्स को एक बहुत ही अच्छी शेप दी जा सकती है। बट दिक्कत ये है कि पिछले कुछ सालों में बहुत कम बिल्स ऐसी कमेटीज के पास भेजे जा रहे हैं। एक बार हम कमेटीज के बारे में ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पार्लियामेंट्री कमेटीज 2 टाइप की होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। डिफरेंस क्या है दोनों कमेटीज के बीच? देखो, स्टैंडिंग कमेटीज कंटिन्यूस बेसिस पर काम करती रहती हैं, लेकिन एडहॉक कमेटी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए फॉर्म की जाती है और वो पर्पस सर्व होने के बाद एडहॉक कमेटीज को डिसॉल्व कर दिया जाता है। ये डिफरेंस है। मतलब स्टैंडिंग कमेटी डिसॉल्व नहीं होती है, परमानेंट बेसिस पर ये काम करती रहती हैं। स्टैंडिंग कमेटी भी फर्दर 3 तरह की होती हैं, फाइनेंशियल कमेटीज, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज और तीसरे नंबर पे अदर स्टैंडिंग कमेटीज। हमारा जो फोकस है इस आर्टिकल का वो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज पर है। सबसे पहले इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज को गठित किया गया था अप्रैल 1993 में। उस समय 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज बनाई गई थी। 10 सालों तक इन डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज ने काम किया। 10 साल के कामकाज को देखकर लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन को लगा, अरे ये तो कमेटीज बढ़िया हैं। तो फिर सिस्टम को थोड़ा रिफॉर्म किया गया और जुलाई 2004 में इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज की संख्या को इंक्रीज करके 24 कर दिया गया। हर एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज में 31 मेंबर होते हैं। 21 लोकसभा से आते हैं और 10 राज्यसभा से आते हैं। इन मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा और राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा। इसके बाद जो लास्ट लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ दीज कमिटीज डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। इन कमिटीज की जो टर्म है वो 1 साल से ज्यादा नहीं होती। इस आर्टिकल में इसी पर फोकस है कि इन कमिटीज का जो कार्यकाल है वो इंक्रीज होना चाहिए। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज के काम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन कमिटीज के द्वारा काम क्या किया जाता है? सबसे पहले देखो, कंसर्न मिनिस्ट्रीज की जो डिमांड फॉर ग्रांट होती है उसको स्क्रूटिनाइज किया जाता है कमेटीज के द्वारा। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से संबंधित डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, तो वो कमेटी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा जो ग्रांट डिमांड की जाती है
उस डिमांड को स्क्रूटिनाइज करती है। नेक्स्ट, कंसर्न मिनिस्ट्री से संबंधित बिल्स को एग्जामिन किया जाता है। मान लीजिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का कोई बिल आया है पार्लियामेंट में, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से संबंधित जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होगी वो उस बिल को स्क्रूटिनाइज करेगी, उस बिल को एग्जामिन करेगी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट्स प्रेजेंट की जाती है पार्लियामेंट में, उनको भी स्क्रूटिनाइज किया जाता है इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज के द्वारा। जैसे कॉर्पोरेट स्टैंडिंग कमेटी है, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी है, तो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट जारी की गई है तो वो कमेटी उस एनुअल रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज करेगी। सबसे लास्ट में, इवन मिनिस्ट्रीज के द्वारा और कोई पॉलिसी संबंधित डॉक्यूमेंट अगर पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है तो उसको भी कंसीडर किया जाता है इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में ब्रीफ्स में डिस्कस किया, खास करके डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में। देखो, हाउस के रूल्स ये कहते हैं जब भी पार्लियामेंट में कोई बिल आता है, चाहे वो लोकसभा में आए या फिर राज्यसभा में आए, हाउस के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, फॉर एग्जांपल लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, इनकी डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए या फिर ना भेजा जाए स्क्रूटिनी के लिए, यानी बिल की छानबीन के लिए। बिल में क्या कमियां हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन से प्रोविजंस चेंज किए जा सकते हैं, कौन से नए प्रोविजंस ऐड किए जा सकते हैं बिल में। और देखो, जब कोई स्टैंडिंग कमेटी जिसके पास में बिल भेजा जाता है वो कमेटी रिकमेंडेशंस देती है अपनी, और बाद में सरकार बिल में आवश्यक चेंजेस ला सकती है, और आवश्यक चेंजेस लाने के बाद में अगर वो बिल एक्ट बनता है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखो, कमेटीज़ के पास बिल भेजने के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होता है, कमेटी पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर काम नहीं करती है। देखो, हाउस में जब डिबेट होती है लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, तो विभिन्न एमपीज पार्टी के आधार पर डिवाइडेड होते हैं। अगर किसी एमपी की राय अलग भी हो तो भी उसे पार्टी के हिसाब से चलना पड़ता है। काफ़ी बार तो ऐसा भी होता है कि विभिन्न पार्टीज के एमपी सिर्फ दिखाने के लिए विरोध करते हैं ताकि जनता को यह लग सके कि हाँ हमने विरोध किया है, बट अंदर से उन्हें यह लगता है कि बिल सही है। कमेटी में ऐसा नहीं होता। कमेटी में जो एमपीज हैं, कमेटी में जो एमपी शामिल होते हैं, वो अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बताते हैं उस कमेटी में कि बिल में ये कमियां हैं, ये नई चीजें ऐड की जा सकती हैं, और मीडिया स्क्रूटिनी भी नहीं होती। हाउस में तो देखो मीडिया देखती है कि कौन से पार्टी के एमपी ने क्या बोला। कमेटी में कोई मीडिया स्क्रूटिनी नहीं होती, बंद कमरे में कमेटी की मीटिंग्स होती हैं। नेक्स्ट, कमेटी देखो इशू से जुड़े वेरियस स्टेक होल्डर्स से मिल सकती है। जैसे मान लीजिए ये 3 नए जो फार्मूलाज बने हैं, इनके जब ये बिल्स आए थे पार्लियामेंट में, अगर इनको कमेटीज के पास भेजा जाता तो फिर वो कमेटीज किसान यूनियंस के लीडर्स को बुलाती कि आपकी क्या राय है इन बिल्स के बारे में। किसान यूनियंस अपनी राय देते और फिर बाद में जब बिल एक्ट बनते तो विरोध होता ही नहीं। बट गलती ये की गई सरकार के द्वारा कि इन बिल्स को भेजा ही नहीं गया। कहाँ पर? कमेटीज के पास में। आमतौर पर होता ये है कि वेरियस जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बिल्कुल जल्दबाजी में होते हैं कि हमारे जो बिल हैं वो जल्द से जल्द पास हो जाएं, वो पार्लियामेंट में अटके ना। आप देखो, हाउस के रूल्स के अकॉर्डिंग तो जैसा हमने डिस्कस किया, चेयरमैन या फिर स्पीकर के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि कौन से बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए, कौन से बिल को ना भेजा जाए। राइटर ये कहते हैं, बट देखो रूल्स की इंटेंशन ये रही होगी कि सारे जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं उनको तो कम से कम कमेटी के पास जरूर ही भेजा जाए, और जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, मान लीजिए कोई एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें थोड़ा सा बदलाव करना है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेली रूटीन के काम हैं, इनको जो चेयरमैन या फिर लोकसभा स्पीकर हैं वो ना भेजे स्टैंडिंग कमेटी के पास तो भी चलेगा। बट कम से कम इंपॉर्टेंट बिल्स जिनसे सोसाइटी में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हो जनता पे, जैसे देखो ये 3 जो फार्मूलाज हैं, आपको पता है इनका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है किसानों पे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्स थे, इनको तो जरूर भेजना चाहिए था कमेटी के पास में, लेकिन स्पीकर ने और चेयरमैन ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया और ये बिल कमेटी के पास में नहीं गए थे। बट देखो, डेटा ये शो करता है कि बहुत कम बिल्स पिछले कुछ सालों में कमेटीज़ के पास भेजे गए हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, मिनिस्टर्स जल्दबाजी में होते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री के जो बिल हैं वो जल्दी जल्दी पास हो जाएं, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं
उनको अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए और बिल्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए कमेटीज़ के पास में जरूर भेजा जाना चाहिए। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं, देखो पार्लियामेंट के द्वारा बिल्स को स्क्रूटिनाइज करने का ये जो प्रैक्टिस है ये नई नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट इस प्रैक्टिस को प्रीच कर रही है 16वीं शताब्दी से, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे। और उस समय मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी बिल्स की होनी स्टार्ट हो गई थी। जैसे आज इंडिया में पार्लियामेंट है, उस समय जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी। इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने 3 कमेटीज को सेटअप किया था। कमेटी ऑन पिटिशंस रिलेटिंग टू बिल्स, सिलेक्ट कमेटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड सिलेक्ट कमेटी ऑन बिल्स। तो सोच के देखिए, इवन कॉलोनियल पार्लियामेंट ने भी बिल्स को स्क्रूटिनाइज करने की इंपॉर्टेंस को समझा था, तभी इन कमेटीज को सेटअप किया गया था। इसके बाद देखो राइटर कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे पास्ट में जब कुछ बिल्स को पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास भेजा गया तो बिल कितने अच्छे बने, मतलब कमेटीज को भेजने का क्या फ़ायदा हुआ, बिल में किस प्रकार से बदलाव आए। एग्जाम्पल दिया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट्स बिल का। ये 1999 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में जॉइंट कमेटी के पास, दोनों हाउसेस की जो जॉइंट कमेटी थी उसके पास ये बिल भेज दिया गया। बिल का मकसद था प्लांट्स की नई वेराइटीज़ को डेवलप करना और फार्मर्स एंड ब्रीडर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। कमेटी ने अपना काम पूरा किया 8 महीनों में और काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए इस बिल में और काफ़ी सारी टर्म्स को क्लैरिफाई भी किया गया ताकि किसी प्रकार का विरोध ना हो, किसी प्रकार का संशय ना हो किसानों में इस बिल को लेके, मतलब बनने के बाद एक्ट को लेके। तो बाद में किसानों ने कोई विरोध नहीं किया। उसके बाद सीड्स बिल 2004 का एग्जाम्पल दिया जाता है। ये बिल भी देखो स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर को रेफर किया गया था और जब कमेटी के पास ये बिल पहुंचा, काफ़ी सारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, नेशनल एंड स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशंस, प्राइवेट सीड कंपनीज, साइंटिस्ट, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज और इंडिविजुअल्स, इन सब की राय ली गई कि आप बताइए इस बिल के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है। और जो भी ठीक सजेशंस लगे उनको इंक्लूड किया गया बिल के अंदर और फाइनली तब जाके ये बिल एक्ट बना। तो ये जो कंसल्टेशन की प्रोसेस थी ना, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड फार्मर्स के साथ, इस कंसल्टेशन ने बिल में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स लाए जिसकी वजह से बेहतर ला बना। सेम केस विद कंपनीज अमेंडमेंट बिल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल और गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल यानी जीएसटी बिल। इवन लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में, ये भी कमेटी के पास भेजा गया था। देखो लोकसभा में तो कमेटी के पास भेजा ही गया था, लेकिन जब ये राज्यसभा में पहुंचा तो फिर से सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया था। तो इस बिल की 2 बार स्क्रूटिनी हुई, 2 बार स्क्रूटिनी की गई कमेटीज के द्वारा। और बाद में उस समय सुषमा स्वराज जो अपोजिशन की लीडर थी, उन्होंने कहा भी सही, उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन की तारीफ की कि राज्यसभा के चेयरमैन ने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा और इसकी वजह से बिल के बारे में काफ़ी सारे सजेशंस आए। ये तो देखो कुछ ही सैंपल्स हैं, हमने कुछ ही एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। अनेकों ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिन बिल्स को भेजा गया था पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के पास, कैसे बहुत अच्छे सजेशंस आए उन बिल्स के बारे में और बाद में उन सजेशंस को फाइनल बिल में इंक्लूड भी किया गया और तब जाके जो एक्ट बना वो अच्छा एक्ट बना। लेकिन देखो ये जो फार्म बिल्स थे, ये तो आपको पता है किसानों पर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग के सिस्टम को बहुत चेंज करते हैं, किसानों पर इम्पैक्ट डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये बिल्स थे, लेकिन इन बिल्स को किसानों से कंसल्ट किए बिना और कमेटीज़ के पास भेजे बिना सरकार ने पास करवा दिया। तभी आज के समय में जो ये एजिटेशन हो रहा है, ये हो रहा है। अगर सरकार ने समय रहते कंसल्ट किया होता वेरियस स्टेक होल्डर्स से या फिर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के पास में बिल्स को सेंड किया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। और बात सिर्फ देखो इन 3 फार्म बिल्स की नहीं है, और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बिल्स पिछले कुछ समय में कमेटीज़ के पास नहीं भेजे गए हैं, यानी बिना वाइड स्प्रेड कंसल्टेशन के वो पास हो गए हैं, जिनको लेके भी वेरियस सेक्शंस में नाराज़गी हैं। फॉर एग्जांपल लेबर यूनियंस का विरोध है नए 4 लेबर लॉज को लेके। तो राइटर लास्ट में कंक्लूड करते हुए कहते हैं, देखो कमेटी सिस्टम पार्लियामेंट का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिल्स को अच्छे से स्क्रूटनाइज करने में,
यहाँ पर वेरियस जो कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच वो हार्मोनाइज हो जाती हैं और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के एमपीज काम करते हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि इतनी पुरानी जो ये परंपरा है कमेटीज के द्वारा बिल्स को स्क्रूटनाइज करने की, इस परंपरा को कमजोर ना किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया।